अभी तक आपने इस चैप्टर में समझा कि चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, चार्ज आपस में बिहेव कैसा करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या होता है, और चार्ज की क्वांटाइजेशन क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वो समझने के लिए हम एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं। कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है, ऊपर इस पे रबर की इंसुलेशन चढ़ी हुई है, अंदर इसमें कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर होगा, तो वो जो है वो कंडक्टर है। तो इसकी शेप अगर मैं देखूं तो शेप कैसी है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी वो सिलेंड्रिकल शेप है। अब अगर समझने की कोशिश करें कि एक कंडक्टर में हो क्या रहा है, तो कंडक्टर की डेफिनेशन जब लास्ट वाले चैप्टर में बताई थी, लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताई थी, तो कंडक्टर एक वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसकी हेल्प से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं कंडक्टर का, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखिए, एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर होगा जिसके अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंसी से निकल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो ये रेड कलर्स के एटम्स शो हो रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्लू कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इमेजिन कीजिए आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, वैसे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। जो बच्चे जैसे भागते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, हमेशा भागते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा इधर से उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये लगातार इधर से उधर भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन बच्चों को बोला जाए कि बच्चे चॉकलेट ले लीजिए, तो सारे के सारे बच्चे इधर उधर भागना बंद कर देते हैं, और सारे के सारे बच्चे एक साथ एक डायरेक्शन में आपकी तरफ भाग के आते हैं। वैसा ही हाल कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इधर उधर भाग रहे थे, जैसे ही आप इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये एक बैटरी होती है, और बैटरी का ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इधर उधर भाग रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आने लग जाते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इधर उधर मूव कर रहे थे, अब उन इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया है। वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ये जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही तो है। इन चार्जेस के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्जेस फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे इस कंडक्टर से, हम क्या कहेंगे कि वो इस कंडक्टर से बहता हुआ करंट है। क्या समझ में आ गई बात? तो फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब ये पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? मैंने बोला 1 सेकेंड, तो यूनिट का मतलब भी तो 1 ही होता है। तो पर यूनिट टाइम लिखूं या मैं 1 सेकेंड लिखूं, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस को Q से शो किया जाता है, चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और टाइम को T से शो किया जाता है। तो Q बाई T विल बी इक्वल टू करंट। ये करंट का फॉर्मूला हो गया, इसको रखेंगे आप याद, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट की बात करूं मैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है क्या? कूलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो C बाई S विल बी इट्स यूनिट, और इसकी SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है करंट की एम्पियर। एम्पियर वाज ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थे,
उनके नाम पे ही इस यूनिट को दिया गया है और ये कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो जब भी आपसे कोई यूनिट पूछे तो आप कूलम पर सेकंड बताने के बजाय एम्पियर बताइए, एम्पियर ही करंट की यूनिट होती है। तो क्या आपको करंट समझ में आ गया? करंट के बारे में आपको बस सीधे सीधे ध्यान रखना है कि जब चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं तो एक सेकंड में जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं उसको हम करंट कहते हैं। सीधी सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझेंगे कैसे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? आपने लास्ट 9th चैप्टर में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जिस भी बॉडी के पास मास होता है वो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेती है। जैसे कि ये अर्थ के पास मास है तो इसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिस फील्ड की वजह से हम लोग अर्थ पे टिके हुए हैं। वैसे ही कोई भी एक चार्ज जब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज के चारों तरफ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब आप कहोगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? तो देखिए एक चीज, किसी भी चीज पे आप फोर्स लगाते हो तो दो तरीके से फोर्स लगा सकते हो। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि किसी चीज को आपको उठाना है तो आपको उसको पकड़ना होगा, कॉन्टैक्ट में लेना होगा, तब आप उसको उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस डस्टर को उठाना था तो मैंने इसको पकड़ा और मैं इसको लेके आया यहां तक, तो ये तो हो गई कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा, अगर मैं इस डस्टर को छोड़ दूं तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे जब ये गया तो किसी चीज ने पकड़ के इसको खींचा है क्या? क्या किसी चीज के कांटेक्ट में आया है क्या? कोई हाथ नीचे से निकल के आया है, उसने इसको खींचा है क्या? नहीं ना, नहीं हुआ ना ऐसा, ये अपने आप गया है। तो ये किस वजह से गया है? ये फील्ड के फोर्स की वजह से गया है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स की वजह से गया है। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और मैं यहाँ लाके एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या होने वाला है? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार देगा बाहर। क्यों धक्का मार दिया भाई? क्यों धक्का मारा? क्योंकि ये वाला चार्ज इसके फील्ड में आ गया था। ये साबित करता है कि इस चार्ज का अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस वाले चार्ज को धक्का मार के वापस कहां भेज दिया? यहां। दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब आगे की कहानी शुरू होती है। तो आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई कि हर चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जिस स्पेस में वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस वाले चार्ज को अगर मुझे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाना है तो मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। इस ताकत की वजह से मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कुछ फोर्स लगाई, फोर्स लगा के मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके आया हूं, तो कुछ मैंने वर्क डन किया है, मैंने कुछ काम किया है। और यही ताकत अगर मैं लगाता हूं एक यूनिट चार्ज को लाने में, एक यूनिट चार्ज को कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम। एक कूलम चार्ज को मैं कहीं से भी इस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करता हूं वो क्या होगा? पोटेंशियल होगा। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देखिए फटाफट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन in moving an unit charge from infinity to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन किया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल को शो किया जाता है V से। ठीक है। तो V वॉज इक्वल टू वर्क डन हो गया W और यूनिट चार्ज का क्या हो गया? Q। और इसकी यूनिट अगर लिखनी हो तो ये फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W बाई Q और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
यूनिट विल बी इक्वल टू वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम विल बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट। तो आप हमेशा इसको वोल्ट लिखेंगे। क्या समझ में आ गई बात? एसआई यूनिट से ही इसको बोलते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है इसी में, वो क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही डिनोट किया जाता है। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है वो देखिए। एक चीज कि इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आए किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कराऊं, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कराता हूं तो मैं कहता हूं उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो वो है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूं तो वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या समझ में आ गई बात? कोई इसमें फर्क नहीं है। तो देखिए, इट इज द वर्क डन in moving an unit charge within the same electric field, the same electric field known as potential difference। और यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ाया जाता है। जब भी हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करते हैं, हम पोटेंशियल की बात करते ही नहीं है। अब देखो, मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल वे में पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है। देखो, क्या था कि ये हो गया अपने पास कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं। हमने क्या किया? बैटरी लगा दी। अब बैटरी जब आपने लगाई तो क्या हुआ? बैटरी लगा के आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? कि 5 वोल्ट की मान लीजिए बैटरी है, 5 वोल्ट की मान लीजिए बैटरी है, तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने क्या किया? इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचना शुरू कर दिया। तो ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहां पे हो गया पॉजिटिव, इसकी वजह से ये कंडक्टर, और यहां हो गया क्या? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से पुश होने शुरू हो गए और यहां पुल होने शुरू हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो बैटरी लगाने के बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे होगा। देखिए, आपने इस बॉटल को ऐसे रखा, ठीक है। जब ये बॉटल ऐसे है तो क्या पानी कहीं फ्लो हो रहा है? हो रहा है क्या? वो हवा से हिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये पानी फ्लो नहीं हो रहा है? वो देखिए कि ये वाला जो एंड है कंडक्टर इस बॉटल का, और ये वाला जो एंड है, दोनों की हाइट सेम है। अर्थ से दोनों की हाइट सेम है। अगर अर्थ से दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और m हो गया मास, मास तो दोनों तरफ सेम है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है, h हाइट, हाइट भी दोनों तरफ सेम है, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी बॉटल को मैं टिल्ट कर दूं ऐसे, तो इस तरफ हाइट बढ़ गई, इस तरफ हाइट कम हो गई, तो इसका मतलब अगर यहाँ हाइट बढ़ गई तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ी और यहाँ कम हो गई, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी में एक डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया तो पानी ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको समझ में आ गई कि ये कंडक्टर जब तक बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन्स बस मूव कर रहे थे इधर उधर, फ्लो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो बैटरी ने क्या कर दिया? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया और करंट फ्लो होने लगा।
समझ में आ गई बात। तो यहां बैटरी ने क्या काम किया है, बैटरी ने क्या काम किया, इट इज द वर्क डन किया है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में विद इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पैदा कर रही है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ गई बात। तो बैटरी क्या काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। वो जो बड़ा वाला डंडा है वो हायर पोटेंशियल क्रिएट करेगा और वो जो स्मॉल वाली प्लेट है दैट विल क्रिएट लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है। क्या समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का एग्जाम उसके बिना कंप्लीट नहीं होता, दैट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ पढ़ेंगे अपन। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ क्या कहती है। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे ये लॉ है, उन्होंने ये लॉ दी थी। और ये बड़ी ही आसान सी बात कहती है, बड़ी ही सिंपल सी बात कहती है कि जैसे जैसे एक कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पैदा कर रहा हूं, क्या पानी उतनी ही तेजी से फ्लो करेगा। वैसे ही कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी होता है कि जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट तेजी से फ्लो होता जाएगा। और इसको अगर डेफिनेशन की भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या समझ में आ गई बात। तो देखिए करंट फ्लोइंग through the conductor will be directly proportional to potential difference applied across conductor। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अब अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V, ठीक है, उसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ है क्या, करंट। अब आपने अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर लगाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, दैट इज R। ये कांस्टेंट है R। इस R को हम क्या बोलते हैं, ये R होता है क्या, रेजिस्टेंस। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये R। ठीक है, और ये जो R है, ये रेजिस्टेंस है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है वहां का जहां वो कंडक्टर रखा हुआ है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यहां पे एक लाइन और आपको ऐड करनी होगी, वो क्या है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब सवाल यह है कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस किस चीज को शो करता है। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका मतलब होता है रुकावट। तो करंट जब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू होते हैं तो उनके रास्ते में कुछ रुकावट आती है। उस रुकावट की वजह से करंट के फ्लो में कुछ बाधा उत्पन्न होती है। अब सवाल यह है कि ये रुकावट है कैसी करंट के फ्लो में, ये कौन सी रुकावट है। तो ध्यान से देखिए कि होता क्या है, आपको वापस से याद आ जाएगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर ये तो हो गए एटम्स,
जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है, ये एटम्स हैं और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप बैटरी यहां पे लगाते हैं तो बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में क्या है, बीच बीच में ये एटम्स हैं जो कि अब पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कि पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं। एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव आयन ही बन जाएंगे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके रास्ते में बीच में ये पॉजिटिव आयंस आते हैं, तो इनसे टकराते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं। टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में क्या पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है। उस रुकावट की वजह से करंट का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस क्या है? ये रुकावट है किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। और करंट किसकी वजह से मिला है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसका मतलब है ये एक रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इट इज द hindrance to the flow of current। हिंड्रेंस का मतलब भी रुकावट ही होता है। अब कल पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस, कल के आप तो मंडे को ही मैं अपलोड करूंगा, तो तब तक आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चंस आप कीजिएगा। रेजिस्टेंस समझ में आ गया, आर की वैल्यू। अब रेजिस्टेंस को मेजर किस में किया जाता है मैं वो बता देता हूं। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम, OHM। ओम इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। और इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका है कि दो लाइंस ऐसे बनाइए और बीच में इसको इस तरह से कर दीजिए। कैसे बनाया जाएगा? ये दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ठीक है। तो यूनिट इसकी ये है ओम। अब आगे कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा आप। ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है कि V इज इक्वल टू है 2 मिलीवोल्ट है। मैं आपको वापस से बता देता हूं, आप अगर भूल गए हो तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, या मैं वो 1 माइक्रोमीटर, ये जो आप इस तरह से बनाते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। दिस इज कॉल्ड माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर। अब आप कहोगे सर आप पढ़ा तो वोल्टेज और करंट रहे हो, मीटर की बात क्यों कर रहे हो? तो चाहे वो मीटर हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, सब में कन्वर्जन ऐसे ही होता है। अगर मैंने आपसे बोला 2 मिलीवोल्ट है तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं 2 × 10⁻³ वोल्ट की। मिली का मतलब हो गया 10⁻³ वोल्ट। क्या समझ में आ गई बात आपको? तो मिली ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, एक और है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब ए आपने बनाया और उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, तो इसको बोलेंगे क्या? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻10 मीटर। तो आप याद रखिएगा। चलिए, तो वोल्टेज है आपका 2 मिलीवोल्ट और रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। ओम को बनाने का तरीका समझ में आ गया? ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे ओम, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड करंट आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ भी नहीं है। चलिए, I इज इक्वल टू है 4 मिली एम्पियर, V इज इक्वल टू है 6 वोल्ट। आपको R फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू है 6 माइक्रो ओम और वोल्टेज है आपका 2
वोल्ट आपको I फाइंड करना है, करंट आपको फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन हुए। सबकी नोटबुक में ये क्वेश्चंस होने चाहिए बेटा। जब मैं आपसे मिलूंगा स्कूल में तो ये क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको V इजिकल टू दिया हुआ है 0.8 मिली वोल्ट और I इजिकल टू है 0.03 एम्पियर, आपको R फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ से ये आपको 4 क्वेश्चंस करने। देखते हैं कि कौन बच्चे जल्दी आंसर देते हैं।